हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आज हम यहाँ पर देखेंगे फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। इसके पहले जैसा आपने स्टडी किया हुआ था कि किस तरह से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम में आया। उसके बाद आपने कुछ स्टोरी और देखी क्या चल रहा था ना। बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस are secret negotiations with the king of Prussia and Austria also. So the institution in the France, that is the National Assembly, have तो secret का उस information को रख दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया उस के कारण पहले ही जो एक्शन हो पाता उसके पहले ही हमला कर दिया। किस पर वॉर अटैक कर दिया? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, है ना। तो प्रूशिया पर अटैक कर दिया तो वॉर छिड़ गया, युद्ध हो गया। अब ये आपने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से वॉर हुआ और पीपल्स जो है ऑल अराउंड द कंट्री वो ये सोच करके उस वॉर में शामिल हुए कि ये मोनार्की सिस्टम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि जो नेशनल असेंबली के लोग थे, है ना, पीपल्स, वो सब अराउंड द थर्ड स्टेट से रिलेटेड थे। थर्ड स्टेट ना, और पीजेंट्स, है ना, मर्चेंट्स जो लोग थे, छोटे व्यापारी, या इसको बोलेंगे द मोर पीपल फ्रॉम द पैसिव सिटीजन्स ग्रुप। जो पैसिव सिटीजन्स का एक ग्रुप था, एक्टिव सिटीजन्स को जो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना। पैसिव सिटीजन्स का बहुत बड़ा ग्रुप था। वो ग्रुप भी अपने आप में आगे बढ़ना चाहता था, वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था। तो वो ग्रुप भी उसमें शामिल हुआ, इसलिए शामिल हुआ कि वो चाहते थे कि हम इस किंगडम सिस्टम से छुटकारा पाए और हमें भी कुछ अधिकार मिले। तो ये तो वॉर हो गया, है ना। मर्साइलेस वगैरह आपने देखा, लास्ट वीडियो में देखा। मर्साइलेस जो है सॉन्ग गाया गया, जिसको बाद में नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस जो भी है वहाँ का। ना, तो वो गाया गया, उसको गाते हुए लोग युद्ध करने जाते थे, वॉर में जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे। ये सब सिस्टम चल रहा था, वॉर चल रहा था। और इन कंट्री साइड फ्रांस में क्या हो रहा था कि उस कंट्री में स्थिति ठीक नहीं थी। कंट्री के अंदर जो सब्सटेंस क्राइसिस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स के कारण जो है वहाँ अभी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। और इस बीच में कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ हम बोलेंगे पार्टीज, क्लब्स जो है वो फॉर्म होने लगे। अपनी अपनी नेतागिरी से करते हैं ना, कुछ ना कुछ नेता, कुछ ना कुछ जो है वो ओवरकम हुए। तो कुछ क्लब्स आए, जिसमें से एक बहुत ही फेमस क्लब हुआ। उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। इस क्लब के लोग जो है अपने विचारों से जो है लोगों को इन्फ्लुएंस किया करते थे। इन दिस क्लब मोर पीपल्स अराउंड द रूरल हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं ना, और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, मतलब जिनको भी पार्टिसिपेट करने नहीं मिला था नेशनल असेंबली में, मतलब वो एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में नहीं आते थे, वो लोग ज्यादातर इस क्लब में शामिल अपने अधिकार। इस क्लब का जो हेड था वो था रॉबेस्पियर। क्या नाम था उसका? रॉबेस्पियर, ठीक है ना। तो ये जो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पूरा नाम था उसका। तो ये जो लोग थे, इस ग्रुप के लोग जो थे, इनका वियरिंग, पहनने के कपड़े पहनने का तरीका कुछ अलग है ना, अलग अलग तरीके से वो कपड़े पहना करते थे और अपने आप को अलग तरीके से शो करने का प्रयास करते थे, जिससे कि वो अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति, इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो है वो बता सके।
कपड़े पहनने में उन्होंने रेड कैप पहना, कुछ सिंबल्स हम अभी आपको बताने वाले हैं, आप देखिएगा। तो रेड कैप जो है साइन हुआ करता था लिबर्टी का कि हम स्वतंत्र हैं, स्लेवरी सिस्टम में नहीं, किसी के गुलाम नहीं है ना। और वो एक लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहना करते थे, लंबी धारी वाला ट्राउजर हुआ करता था। वो अलग सोच रखते थे कि हम इस पहनावे के लोग, मतलब जैकोबिन क्लब के लोग। इनको सेंट क्लर्ट्स बोला जाता था, जिसका की मीनिंग था, सेंट क्लर्ट्स का मीनिंग था विदाउट नी ब्रेचेज, मतलब जो नी ब्रेचेज नहीं पहने हुए हैं, है ना, उनके ग्रुप से वो हटके थे। अब नी ब्रेचेज पहनने वाले लोग क्या थे उस समय, जो पर्दनी पहनते ना पुराने लोग, घुटने तक पहनने जाने वाला जो कपड़ा था, नी ब्रेचेज ना। तो वो नी ब्रेचेज जो है ना पहनने वाले लोग कहलाते थे, सेंट क्लर्ट्स कहलाते थे, जो जैकोबिन क्लब में शामिल थे। तो ये लोग भी आगे आए और इन लोगों ने भी जब मौका देखा कि जो नेशनल असेंबली वो वॉर में बिजी है, किंग जो है वो तो एक प्रकार से अब परेशान था, वो अपने आप को कुछ नहीं कर सकता था। तो ये जो तीसरा ग्रुप ओवरकम हुआ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, इसने हमला कर दिया अपने ही देश में और उसने सत्ता छीन ली। किंग को जो है अरेस्ट कर लिया, उसके जो सैनिक थे उसको मार डाला गया ना, सैनिकों को और जो राजा था उसको अपने कब्जे में ले लिए, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और अपनी जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस स्थिति से जो जैकोबिन क्लब है वो फ्रांस में हेड हो गया। अब उसका जो हेड था, मतलब मेन पार्टी होगी, उसका जो हेड था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो वहां का हेड बना। वो इलेक्शन के थ्रू अपने आप में कैसे आया और लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और वो जब हेड बन गया तो आने वाले समय में उसने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम किया कन्वेंशन। जो सत्ता जब जैकोबिन क्लब के हाथों में आती है, गवर्नमेंट जैकोबिन क्लब में आती है, तो फिर फॉर्म होता है कन्वेंशन का। इसके तहत आप देखेंगे 10 अगस्त 1792 को जो है अटैक किया था, किसने, जैकोबिन क्लब ने अटैक किया था, है ना, अपनी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नंबर ऑफ पेरिशियंस जो है वो कंट्रीशों के भाग गए, नोबल पर्सन्स को भी भागना पड़ा। किंग को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और नए सिरे से इलेक्शंस करवाए। इलेक्शन हुई, अब देखिए इन्होंने इलेक्शन के थ्रू काम किया, तो इलेक्शन हुए। उन इलेक्शंस में 21 ईयर ओल्ड जो लोग थे उनको वोटिंग पावर दिया गया। इसमें एक्टिव पैसे सिटीजन्स का कोई सिस्टम नहीं था, तो 21 ईयर्स ओल्ड जो पीपल थे वो वोट डाल सकते थे। और क्या फायदे दिए, the newly elected assembly is called convention। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन बोला गया।
ओके, ये कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, उसका नाम कन्वेंशन रखा गया ना 1792 में, जब रॉबेस्पियर ने इलेक्ट किया। उसके बाद फिर से इलेक्शन कराए और जो न्यू असेंबली बनी उसका नाम था कन्वेंशन। इतने याद रखेंगे आप लोग। एंड फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, और फ्रांस उसके साथ क्या बन गया? रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? ये भी मैं बता चुका हूं आपको। When the head of the country is elected by the people, जिस कंट्री का हेड जो है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट हो, then the country is called republic। तब वहां पर जो सिस्टम माना जाता है कौन सा माना जाता है बेटा? रिपब्लिक का सिस्टम माना जाता है, तब वो रिपब्लिक होता है। हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय रिपब्लिक, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। क्लियर हुआ? मोनार्की सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया यहाँ पर, और राजा को जो है किंग था लुई 16 उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जेल में डाल दिया और उसको फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को जो है लुई 16 को फांसी दी गई। लुई 16 को एग्जीक्यूट करके फांसी दे दी गई। और ओवरऑल मोनार्की सिस्टम एबोलिश हो गया और यहाँ पर ये कन्वेंशन बन गया। इट मीन्स फ्रांस हमारा रिपब्लिक, वो एक रिपब्लिक हो गया। अब शासन किसका चल रहा था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा क्या क्या काम किए गए वो हम देखते हैं। ओके, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा जो वर्क किए गए वो 1 साल का उसका जो समय था वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होगा देखिए, क्या काम किए और जनता कैसे डरेगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। उस टॉपिक का नाम दे दिया गया द रेन ऑफ टेरर। टेरर शब्द से आप समझते हो क्या टेरर करता है? जनता में क्या करता है? समय, टाइम पीरियड था। द टाइम इज 793 to 1794। 1793 to 1794। इस बीच में when the Maximilian Robespierre come and become a head of the institution, head of the government, his policy is to shun, control, and punish. टू सर्व कंट्रोल मतलब सर्विस तो देना है, कंट्रोल में रहना है। एंड अगर वो कोई विरोध करता है तो उसको पनिशमेंट भी देना है। इसके तहत उसने बहुत ही क्रूर शासन किया। कुछ काम भी किए उसने करवाए, वो भी हम देखेंगे। और जो उसका विरोध करते थे जैसे नोबल पर्सन्स वगैरह जो थे, ऐसे लोग जो है अपना देश छोड़ के भागने लगे। क्यों? ये लोग ये क्या करता था, उनको अरेस्ट करवाता था, किसी न किसी गलती के थ्रू अगर अरेस्ट होता था और अगर वो गलत पाया जाता था उसको सीधा क्या करवा देता था? ग्लूटाइन करवा देता। व्हाट इज ग्लूटाइन? इट इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस थी बाय विच पीपल्स बीहेडेड, उसके द्वारा पीपल्स को बीहेडेड किया जाता था। तो ग्लूटाइन करवा दिया जाता था। ग्लूटाइन का मतलब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक साइंटिस्ट थे मिस्टर ग्लूटाइन, उनके द्वारा ये इन्वेंट किया गया, इसके नाम इसका ग्लूटाइन पड़ा।
लोगों में डर था कि किसी को भी ग्लूटाइन करवा सकता था, सर कलम करवा दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को मारा गया, तो लोगों में डर फैल गया। दैट इज द रेन ऑफ टेरर। इसने कुछ काम भी कराए। क्या क्या काम किया उसने? मेड लॉ फॉर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस से रिलेटेड उसने काम किया। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनके प्रोडक्शन को फिक्स कर दिए, प्राइस को फिक्स कर दिया मार्केट में, जिससे प्राइस का एकदम बढ़े नहीं, रेट बढ़ेगा। और क्या काम करवाए? मीट एंड ब्रेड वर राशन। मीट ब्रेड जो है वो राशन करवाया। राशन मतलब ये होता है कि गरीब लोगों को भी वो मिले, तो एक रेट फिक्स कर दिया कि इस सेगमेंट को ये मिलेगा, इन लोगों को इतने रेट में मिलेगा, तो वो राशन करवा दिया उन्होंने। एंड peasants also were forced to sell their products in the market। मार्केट में लाने के लिए सेल करने को फोर्स किया गया, तो घर में ना रखें प्रोडक्ट्स। और एक्सपेंसिव जो फ्लोर था उसको उस पर रोक लगा दी। जो महंगा वाला फ्लोर आटा था, वाइट फ्लोर, उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सबको इक्वल ब्रेड करके एक नाम दिया गया। इक्वल ब्रेड खाने का मतलब एक इक्वल वेट के हिसाब से बना हुआ चपाती खाने का जो है सबको प्रावधान किया गया। और क्या कह दिया, जो सर और मैडम की उपाधियां थी, किसी को जो बोला जाता था नाम से कि सर है, ये मैडम है, तो रिपब्लिक होने के बाद उन्होंने ये सब चीजें खत्म कर दी, कोई सर और मैडम नहीं। ठीक है, तो ये जो पदवियां हैं उनका कहना था समाज में सभी इक्वल है। ऑल द पीपल्स आर सिटीजन, उसको सब सिटीजन के नाम दिया। कौन सा नाम दिया गया? सिटीजन। यहां से एक सिटीजन वर्ड दिया है। मेल पर्सन को सिटियन एंड फीमेल पर्सन को सिटियनी बोला जाता है। इस तरह से जो है इसने वर्कआउट किया, लेकिन इस स्थिति के कारण ग्लूटाइन वगैरह पर चढ़ा रहता था लोगों को, और इस डर के कारण एक बार ये हुआ कि ये भी किसी न किसी गलती में फंस गया और कोर्ट ने इसको भी गलती की सजा दी और इसको भी एग्जीक्यूट ग्लूटाइन करवा दिया। जुलाई 1794 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी ग्लूटाइन। ये थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की कहानी। अब जैसे ही इसको भी ग्लूटाइन करवा दिया गया, फिर फ्रांस में नया चेंज फिर से आया, फिर बदलाव। तो नेक्स्ट टॉपिक है द डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। डायरेक्टरी रूल्स का मतलब जैसे रॉबेस्पियर का अंत हुआ तो फिर जो फ्रांस का जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता है गवर्नमेंट फ्रांस की, वो मिडिल क्लास के हाथों में आ गई। और मिडिल क्लास के लोग, जो रिचर पर्सन है, पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथों में इसकी गवर्नमेंट आ गई, फ्रांस की गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने फिर इलेक्शंस करवाए, और इलेक्शंस जो करवाए उसमें फिर उन्होंने वही रूल डाल दिया, जो रिचर पर्सन है, पैसे वाले लोग हैं, वही वोटिंग सिस्टम रखेंगे, वही सब पहले वाला रूल्स लेके आ गए, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, है ना, मिडिल क्लास के लोग पैसे वाले थे, और उन्होंने अपने तरीके से गवर्नमेंट को इसमें इन्होंने
नॉन प्रॉपर्टाइज सोसाइटी को वोटिंग राइट्स से डिनाई किया जाता है। अब जिनके पास पैसे नहीं थे, प्रॉपर्टी नहीं थी, वो फिर से अब वोट नहीं दे सकते। और ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके तहत ये 2 लेजिस्लेटिव बना। टू लेजिस्लेटिव हुआ करती थी और ये लेजिस्लेटिव हैं, ये कन्वेंशन को है वो और ये जो 2 लेजिस्लेटिव हैं ये डायरेक्टरी को है वो अपॉइंट करते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 5 मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स और डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो कि पूरे सिस्टम को चलाया। ये इसलिए बनाया गया कि वन मैन गवर्नमेंट इट मींस डिक्टेटरशिप हट जाए और डिक्टेटरशिप की जो डायरेक्टिव रूल्स इट मींस 5 मेंबर्स हुआ करते थे और ये लेजिस्लेटिव इसको चुना करती थी। ये सिस्टम नया चला और उसको आगे डायरेक्टिव रूल्स कहा। तो जो डायरेक्टिव रूल्स चल रहा था, डायरेक्टिव रूल्स के तहत जो 2 लेजिस्लेटिव्स थी इनमें आपस में जो विचार थे, विचार मंच क्लैश हुआ करते थे। ये अपना गवर्नमेंट चलाना चाहते थे और ये अपने तरीके से चलाना चाहते थे। तो ये जो क्लैश चल रहा था इनके बीच में विवाद चलता रहता था, उसके तहत फिर नेपोलियन बोनापार्टे का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्टे जो है एक महान शासक रहा फ्रांस का, है ना। उसने गवर्नमेंट को अपने हाथों में लिया, एक डिक्टेटर रहा वो, और किस तरह से उसने गवर्नमेंट चलाई वो आगे की कहानी है। मेजर टॉपिक्स है कि हमें यहाँ से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो का स्टार्टअप और वर्ल्ड लेवल में क्या सीखा फ्रांस रेवोल्यूशन से वो हमने यहाँ देखा। नेपोलियन बोनापार्टे कई सालों तक शासन करता रहा। 1815 में वाटरलू के वॉर में उसकी हार हो जाती है और इसका भी अंत हो जाता है। लेकिन इस बीच हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या क्या सीखा, व्हाट आइडियाज वी हैव लर्न इन दिस रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ फ्रीडम। ये क्वेश्चन बनता है क्या क्या आइडियाज, फ्रीडम का आइडिया आया इस रेवोल्यूशन से ओवरऑल, और क्या आया, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, और क्या है, लिबर्टी। इस तरह के जो आइडिया है ये पूरे वर्ल्ड में से और ये हमें मिला है, ज्ञान मिला फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से वर्ड्स जो है आपने और भी देखा, किस तरह से सिटीजन वर्ड आया है ना, किस तरह से जो है रिपब्लिक बना फ्रांस। ये वर्ड्स हमने यहाँ से सीखे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कुछ जनरल वर्ड सीखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ओके। अभी तक जो मेजर टॉपिक्स हमने देखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, अब कुछ और टॉपिक्स बचते हैं जो हम अब देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रोल ऑफ women in revolution। रिवॉल्यूशन में वेमेन का क्या रोल था? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वेमेन्स को वोटिंग राइट्स और बहुत सारे राइट्स उस समय तक नहीं मिले थे। आपने देखा कि उनको पैसिव सिटीजन्स में रखा गया था, एक्टिव सिटीजन्स में नहीं रखा गया था। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे वो बहुत नाराज थे, तो इन्होंने भी अपने क्लब वगैरह फाउंड करना शुरू किए और इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। ये घर की देखभाल भी करती थी महिलाएं, बच्चों की देखभाल करती थी और घर चलाने के साथ साथ ये वर्कआउट भी करती थी, बाहर मजदूरी का काम करती थी।
some ladies work as maid in the rich family houses, and some work as fruit and vegetable vendors, सब्जी वगैरह की दुकानें लगाया करती थी। इस तरह से ये वर्कआउट किया करते थे और समाज में अपनी हिस्सेदारी निभाते थे। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड women आर नॉट एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए बोला जाए तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, एजुकेटेड नहीं हुआ करती थी, क्योंकि महिलाओं को एजुकेटेड होना या स्कूल जाना अलाउड नहीं था उस समय। और सिर्फ रिच फैमिलीज की जो लेडीज हैं, रिच फैमिलीज की जो वीमेन्स हैं, उनको जो है एजुकेशन लेना अलाउड हुआ करता था और वो कुछ एजुकेशन ली थी। इन दिस पीरियड वीमेन्स fetch water from the wells, take care of their children, houses. They stand for bread queues, लाइन लगा के खड़ी रहती थी ब्रेड लेने के लिए। वो स्त्रियां थी, women's ने भी बहुत स्ट्रगल किया इन दिस पीरियड। फिर आने वाले समय में कुछ सुधार हुए। विमेन्स का जो मेजर स्ट्रगल था, दैट इज द फॉर इक्वल राइट्स फॉर वोट्स। वोट के लिए इक्वल राइट्स का मेजर उनका स्ट्रगल हुआ और ये स्ट्रगल लंबे समय तक चला। नेक्स्ट 200 ईयर्स तक हम देख सकते हैं। इट मीन्स हमारा जो पीरियड जब भी स्टडी किया दैट इज 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। ये लगभग 200 ईयर्स आफ्टर भी ये स्ट्रगल चलता रहा, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले। लेकिन 19th to 20th century they got voting rights in France. Majorly in France, 1946 they get voting rights. पॉलिटिकली उनको जो राइट्स मिले वो 1946 में आके मिले फ्रांस में। तो देख सकते हैं स्ट्रगल चलता रहा। तो ये वेमेंस का स्ट्रगल हमने देखा। आगे देखते हैं एक और मेजर टॉपिक, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। द स्लेवरी, evolution of slavery. In this topic, the greatest work done by the Jacobin government, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बहुत अच्छा काम किया था इसके रिलेटेड। The Jacobin government abolished the slavery फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, जैसे फ्रांस ने कहीं अगर दूसरी जगह पर जो कॉलोनीज बनाई हुई थी, ऑक्युपाई किया हुआ था, तो वहां पर स्लेवरी सिस्टम का उसने अंत कर दिया। मतलब लोगों की अब खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था, किसी को दास नहीं बनाया जा सकता था। अब हुआ क्या, एक्चुअल में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज की जो कैरेबियन इलाके थे, कंट्रीज थे अफ्रीका में, वहां पर जो है प्रोडक्शन था टोबैको, शुगर, इंडिको इत्यादि का। तो जो इंडिको टोबैको वगैरह का प्रोडक्शन जो है उधर हुआ करता था और वो प्रोडक्शन करके यूरोप को सप्लाई किया करते थे। बट अफ्रीका में वर्कर्स की जब कमी पड़ी, यहाँ पर कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज में जब कमी पड़ी, तो यूरोपियंस यहाँ आना नहीं चाहते थे। यूरोपियंस जो है यहाँ से यहाँ वर्क करने नहीं आना चाहते। तब क्या प्रॉब्लम थी, अब यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की जरूरत थी। तो अमेरिका के कुछ व्यापारी यहाँ अफ्रीका में अदर कंट्रीज में आकर के लोगों को खरीदा करते थे। ये यहाँ से इधर ले जाते थे और ये लोग इनको ऑक्युपाई करते थे, लेते थे और फिर यहाँ पर बेचते थे। ये ट्रायंगुलर जो है बिजनेस चला
है ना, जिसको ट्रायंगुलर स्लैब प्लेट कहा जाता था। और ये ट्रायंगुलर स्लैब प्लेट यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच चला और इससे लोगों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। इस सिस्टम में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, उनकी गवर्नमेंट ने इस स्लैब प्लेट को खत्म कर दिया, अबोलिश कर दिया। ये बहुत अच्छा कदम था, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की जो वर्क आपने देखे उसमें ये वर्क ये भी। जिसमें कन्वेंशन जो बना था, डॉक्यूमेंट क्लब के समय कन्वेंशन जो गवर्नमेंट बनी हुई थी ना, इलेक्टेड पर्सन मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था जिसमें, तो कन्वेंशन गवर्नमेंट ने 1794 में एक लॉ पास करके इस स्लैब का बंद कर दिया था। तो ये पॉइंट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द revolution and the everyday life। अब ये ओवरऑल जो रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल, क्या असर हुआ उसका। आफ्टर 1789 revolution, so many changes happened in the life of people, of women, men and children। फ्रांस के जो फ्रांस की एवरीडे लाइफ में जो चेंजेस आए मैन, वीमेन और चिल्ड्रंस में, उनके दिनचर्या में, the major change was to abolition of censorship, abolition of censorship। सेंसरशिप का एवोल्यूशन हो गया आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टाइल। बास्टाइल जब स्टॉर्मिंग हुआ था, बास्टाइल का फोर्ट तोड़ा गया था, उसके बाद एक लॉ पास हुआ था, उसमें ये भी एक लॉ था, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप में क्या हुआ करता था कि जो किंग था वो जितना भी पंपलेट्स है, जो भी बुक्स पब्लिश हुआ करती थी उस समय, जो भी थीसिस कोई दिया करता था उस समय, वो किंग पहले देखा करता था, वो पास किया करता था कि ये जनता में जाएगी बात की नहीं जाएगी। वो सेंसरशिप क्या कर दी गई, बंद कर दी गई, अबोलिश हो गई। क्लियर हुआ कि जब तक किंग उसको अप्रूवल नहीं दिया करता था, चाहे वो कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो, चाहे कोई भी रिटर्न मटेरियल हो, जब तक कि किंग उसको पास नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता था, अलाउ नहीं करता था, तब तक वो जनता में पब्लिश नहीं हो सकती थी। दैट इज द सेंसरशिप। तो ये सब अवेलेज हुआ, एवरीडे लाइफ में बहुत चेंज आया, और इससे ऑल ओवर द यूरोप और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ वर्ड्स सीखे, जो भी हम देख चुके हैं ना, बहुत कुछ पॉइंट्स सीखे इक्वलिटी, लिबर्टी से रिलेटेड। ओके, और इसके साथ साथ एक और मेजर पॉइंट था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड वेमेन। मैन एंड वेमेन ना, दोनों के ये जो राइट्स थे, वो राइट्स भी यहाँ पर आपने देखे कि वो डिक्लेयर हुए थे। अभी आप देख सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको अभी पंपलेट्स दिखा रहा हूँ। डिक्लेरेशन जो हुआ मैन एंड वेमेन के राइट्स का, वो पंपलेट्स भी आप देख पाएंगे। एंड ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है
कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग ने उस समय, जैसे राजा राम मोहन राय उस समय के से रिलेटेड थे। और आपने देखा 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो है वहां का हेड बना, और उसने बहुत सारे अच्छे वर्क किए, लिबर्टी के आइडिया, न्यू आइडियाज जो है उसने दिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए वर्कआउट किया। और 1850 में वाटरलू में जब वो हार गया तो उसके बाद भी उसके जो लिबर्टी से रिलेटेड आइडिया थे वो लोगों ने स्वीकार किए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट से रिलेटेड जो आइडियाज थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ने सबके समझे और पॉलिटिक्स में यूज किए जाने लगे। इंडिया की बात करें तो टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन जो थे, इन्होंने भी इनके आइडियाज को स्वीकार किया, इंस्पायर हुए। अंडरस्टूड? तो ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से इंस्पायर हुए और इंडिया में भी इस आइडियाज को दिया गया। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने भी लिबर्टी, विमेन से रिलेटेड जो वोटिंग राइट्स हैं उनसे रिलेटेड आइडियाज हमने पहले ही बना लिए। ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन बच्चों। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।